रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, मेरे और आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा या फिर हमारा नुकसान होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी। ये सारे अलग अलग एंगल्स है। इस पर्टिकुलर चीज़ को आज हम समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आखिर पॉलिसी रेट को इंक्रीज क्यों किया है, व्हाट इज़ दिस पॉलिसी रेट ऑल अबाउट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बात करेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करने वाले हैं एंड आई एम श्योर हम समझ भी जाएंगे सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ नहीं। दिस अफेक्ट्स एवरी वन ऑफ अस, हम सब इकोनॉमी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट है। इवन एक छोटा बच्चा जो है, जो कोई बिजनेस नहीं करता है, वो भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। उसके लिए जब उनके माता पिता डायपर खरीदते हैं, खाना पीने की चीज़ें खरीदते हैं, तो वो इकोनॉमी से ही आती हैं। तो भले ही वो कस्टमर ना हो, वो छोटा बच्चा भी कंज्यूमर है, तो इनडायरेक्टली वो भी इकोनॉमी का पार्ट है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल कि हम सब इकोनॉमी के साथ इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया है। अब हम समझेंगे कि पॉलिसी रेट क्या है, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन फाइनली कौन लेता है। तो डिसीजन लेता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब यहां पर है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। एक कमिटी है और ये जो कमेटी है इसमें 6 मेंबर्स हैं। तो 3 मेंबर्स जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो 6 मेंबर वाली कमेटी है ना, इसके हेड कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो इसके हेड हैं। तो इन केस अगर ये 2 लोग जो हैं, 3 लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंक्रीज़ करना चाहिए, 3 लोग कह रहे हैं कि रेट को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, तो ऐसी टाई अप सिचुएशन में जो फाइनल डिसीजन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होगा। अगर वो कहेंगे हाँ तो हाँ, अगर वो कहेंगे ना तो ना। ओनली इन टर्म्स ऑफ जब कोई टाई हो जाता है डिसीजन, तो वरना तो मेजोरिटी विंस। इसी प्रकार से चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं बाय एमपीसी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी एक बाय मंथली मीटिंग हुई और इस मीटिंग में यह डिसाइड किया गया कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट या फिर रेपो रेट या फिर पॉलिसी रेट जो है, तो उसके बारे में एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात बताऊं तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी टॉप बैंक है, उनके नीचे आती हैं अलग अलग बैंक्स, लेट्स से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। अब एसबीआई को ऑन द स्पॉट अगर पैसे चाहिए तो एसबीआई क्या करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी, जीसैक देगी यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगी, और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एसबीआई को पैसे देगी। तो ये जो एसबीआई को पैसे दिए जाएंगे इस प्रकार से, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको आप कह सकते हैं रेपो रेट। और जब रिवर्स प्रोसेस होती है, जब आरबीआई को पैसे चाहिए फॉर वॉट एवर रीज़न, तो वो एसबीआई के पास जाएगी और कहेगी कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए, ये रहा जीसैक, और बदले में एसबीआई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे दे देगी। तो उस टाइम पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे करेगा तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, राइट। एक है रेपो रेट जब एसबीआई को पैसे चाहिए, और जब आरबीआई को पैसे चाहिए तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। अब हमारे देश में हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। एक लिमिट दी गई है सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि आपको इन्फ्लेशन जो है ना वो 4% के आसपास रखना है, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% से कम इन्फ्लेशन जो है उसका रेट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल इन्फ्लेशन 6% से भी ज़्यादा है और एक लंबे समय से 6% से ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी ने यह डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया जाए। अब 1 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, आरबीआई की एमपीसी की एक ऑफ साइकिल, जनरली जैसे मैंने आपको एक शब्द यूज़ किया ना बाई मंथली, कि 2 महीने एक बार ये मीटिंग होती है और डिसाइड करते हैं, तो 1 साल में ऐसी टोटल 6 मीटिंग होती हैं। लेकिन एक मीटिंग हुई ही थी, फर्स्ट मीटिंग हुई अप्रैल में, और उसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट मीटिंग है वो मई में नहीं लेकिन जून में होनी चाहिए, लेकिन मई महीने में एक मीटिंग हुई, ऑफ साइकिल मीटिंग हुई, और इस ऑफ साइकिल मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी ने क्या किया,
इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया। जो रेपो रेट पहले 4% था तो उसको 0.4% इंक्रीज़ करके 4.4% कर दिया इस एमपीसी ने लास्ट मंथ। और अब एमपीसी ने फिर से रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि बाय 0.50%। तो अब जो रेपो रेट है वो कितना हो गया है, इट इज़ 4.90%। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, याद इन द सेंस समझनी है। रही बात इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स की, कि इन्फ्लेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर में कितना रहेगा, तो अराउंड 6.7%। नाउ सी कि इन्फ्लेशन जो है वो पूरे साल में, इस पूरे साल में इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई की जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा रहने वाला है। 6% जो मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा रहने वाला है। तो पैसों का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होगी। इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से फिर लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कम खरीदते हैं। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन ए मिनट। अब देखिए यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक है, द हिंदू न्यूज़पेपर का ये इन्फोग्राफिक है, एंड यू कैन सी आफ्टर रिमेनिंग फ्लैट एट 4% फ्रॉम मई 2020 टू अप्रैल 2022। यहाँ पर अब देखिए ये जो रेपो रेट है वो 4% रहा, राइट, लगभग 2 सालों के लिए, मई 2020 से अप्रैल 2022 तक। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मई 2022 में रेपो रेट को 4.4 और अब हो गया है 4.9। एमपीसी टू रिमेन नो लॉन्गर इंटेंस एमपीसी नो लॉन्गर इंटेंस टू रिमेन एकोमोडेटिव। ये थोड़ा स्टेटमेंट में शब्द यहाँ वहाँ हो गया है, लेकिन एमपीसी अब जो है वो एकोमोडेटिव रहना नहीं चाहती हैं, राइट। बहुत ही सिंपल शब्द में अगर समझाऊं कि एकोमोडेटिव नहीं रहना चाहती का मतलब ये है कि अब अगर के ऊपर अगर इन्फ्लेशन जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो फिर इंटरेस्ट रेट को कम, ऐसा नहीं। अब एमपीसी जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस्ड है, एंड दैट इज़ ग्रोथ, राइट। ग्रोथ हमें अचीव करना है और इन्फ्लेशन जो है उसको हमें कम करना है, दैट्स इट। अगर थोड़ा बहुत ग्रोथ ऊपर भी आ रहा है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंज होगा। अब इन्फ्लेशन को डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा। तो यू कैन से कि आने वाले लगभग कुछ क्वार्टर्स के लिए रेपो रेट जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है और उसकी वजह से अलग अलग चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हो गई। हीट वेव की वजह से हमने देखा कैसे चावल की फसल जो है वो थोड़ी, बेग पार्डन, गेहूं की फसल जो है वो थोड़ी कम हुई है। वीट का प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा ड्रॉप हुआ, इसलिए सरकार ने फिर वीट पर भी एक एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था। एडिबल ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। अगेन वॉर की इम्पैक्ट हैं। लेट्स से सनफ्लावर ऑयल, तो 90% जितना हम यूक्रेन से और रशिया से मंगवाते हैं तो वो अफेक्ट हुआ है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पाम ऑयल पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तो यहाँ पर हमें एडिबल ऑयल की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, क्रूड ऑयल की प्राइस ज़्यादा हैं। और समर टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ भी इंक्रीज़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स जो हैं उनके भी इनपुट कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। और लंबे समय तक ये था कि इंक्रीज़ होने के बावजूद प्रॉफिट ड्रॉप हो रहा था तो भी वो फाइनल प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इनपुट और आउटपुट प्राइस जो हैं उस पर काफ़ी प्रेशर है और ये फाइनल प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ बहुत सारी कंपनीज़ ने कर दी हैं। तो स्टैगफ्लेशन का भी एक कंसर्न है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ जो है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारी इकोनॉमी फंस सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी स्टैगफ्लेशन के इश्यू को ध्यान में रखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जीडीपी ग्रोथ इन करंट फिस्कल इज़ एस्टिमेटेड एट 7.2%। ये एस्टिमेट किया है कि इस साल हमारी जीडीपी का ग्रोथ जो है ये 7.2% होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपना फोरकास्ट जो है उसमें कट डाउन किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट। वर्ल्ड बैंक का पहला कहना था कि हम 8% से इंक्रीज़ होंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि हम 7.5% से हमारा ग्रोथ जो है इकोनॉमी का होगा। 21 मई की बात है जब सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटीज़ को कट डाउन किया था। हमने फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ में उसको डिस्कस भी किया था। अगर आप उस सीरीज़ को देखते हैं देन यूड बी अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं देखते हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू चेक आउट
क्यूरियसली एजुकेशन, इसमें हर रोज़ जो फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर आता है 10 से 15 मिनट का लेक्चर होता है, लेकिन उस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम हर रोज़ समझते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना यह है कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जो 21 मई को जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की थी, पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम हुई है, तो आने वाले 3 महीनों के अंदर इसकी इम्पैक्ट 190 बेसिस पॉइंट जितनी होगी, यानी कि इन्फ्लेशन जो है अर्बन एरिया में 1.90% से कम होगा आने वाले 3 महीनों के अंदर, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। और शक्तिकांता दास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उन्होंने राज्य सरकारों को ये अपील की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्साइज ड्यूटी कम की, अब आप पेट्रोल और डीजल पर वैल्यू एडेड टैक्स जो हैं उनको थोड़ा कम करेंगे तो और ज़्यादा हमें इम्पैक्ट जो हैं वो देखने को मिलेगी। और फ्यूल की प्राइस अगर कम होगी तो यू ऑल नो कि बाकी सारी चीज़ों की प्राइस जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो इससे भी थोड़ी एक इकोनॉमी को एक नई जान मिलेगी या फिर एक राहत की सांस मिलेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी। इकोनॉमिक टाइम्स का ये ग्राफिक है आपकी स्क्रीन पर, राइट, द क्रेडिट गोज टू इकोनॉमिक टाइम्स फॉर सच अ वंडरफुल ग्राफिकल वर्क। तो यहाँ पर क्विकली एक बार देख लेते हैं। रेपो रेट हाइक्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट, अब हो गया 4.9%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट जो है इट्स अप बाय 50 basis point, तो it is 4.65%. Marginal standing facility rate up by 50 basis point, that is 5.15%. बोरोवर्स पर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी ये रेट हाइक की? अगर आपने होम लोन ली है, कार लोन, पर्सनल लोन, तो ये लोन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा और हायर कॉस्ट होगा कंपनीज़ के लिए जिन्होंने लोन्स ली हैं। और जो आप वर्किंग कैपिटल की लोन लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, डिपॉजिटर्स जो हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा, पेंशनर्स के लिए फ़ायदा होगा क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और इकोनॉमी की बात करें तो डिस्क्रिशनरी डिमांड, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स यानी कि वह सारे प्रोडक्ट्स जो जीवन के साथ जुड़े हुए इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड करते रहना, राइट, एप्पल 10 यूज़ कर रहे हैं तो फिर 12 लेना, 13 लेना, जो भी नया लेटेस्ट मॉडल आ रहा है वो लेना, तो दैट इज़ नॉट योर लाइफ के लिए वो ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स, जिनके बिना हम जी सकते हैं लेकिन वो लग्जरी के तौर पर हम यूज़ करते हैं या फिर थोड़ी बहुत हमारी जीवन आसान हो जाता है, तो ऐसे छोटे बड़े खर्च जो हैं वो लोग अब कम करेंगे। ऑटो सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, सीमेंट और स्टील सेक्टर पर इसकी एक इम्पैक्ट आएगी क्योंकि लोन्स एक्सपेंसिव होगी तो फिर लोग नया घर नहीं बनाएंगे तो सीमेंट और स्टील पर इम्पैक्ट आएगी। और इसी के साथ सीमेंट और स्टील कंपनीज ने अगर पैसे बोरो किया तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ऑटो सेक्टर पर भी इसी प्रकार की इम्पैक्ट आएगी। ग्रोथ में बिगिन टू स्लो विथ लैग, ग्रोथ पर भी इम्पैक्ट आएगी जब लोग अपना खर्च कम करेंगे और लोन एक्सपेंसिव होगी तो लोगों के पॉकेट में जो सेविंग है वो भी थोड़ी बहुत कम होगी। जिन्होंने लोन ली है उनके लिए, राइट, जिन्होंने डिपॉजिट किया उनको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हिट, जो कैपेक्स है, प्राइवेट कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, नई बिल्डिंग्स बनाना, नई फैक्ट्री सेटअप करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो सकती है क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोन्स जो हैं वो ली जाती हैं। तो मार्केट रिस्पॉन्स की बात करें तो हाइक इन रेपो रेट जो है ये एक्सपेक्टेड था। मार्केट ये कह रही थी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसमें चेंज नहीं किया तो ये एक राहत की बात होगी मार्केट के लिए। 10 ईयर बेंचमार्क यील्ड्स ड्रॉप एट 3 बेसिस पॉइंट्स, की इक्विटी इंडाइसेस डाउन बाय 0.4% और रुपये में इतनी कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिली है। और जैसे मैंने आपको बताया कि CPI फोरकास्ट रिवाइज टू 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम 5.7%। CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो फोरकास्ट है इज गोइंग टू बी 6.7%, राइट। इन्फ्लेशन जो है ऑन एन एवरेज इतना रहेगा 6.7, तो क्वार्टर 1 में 7.5, क्वार्टर 2 में 7.4, फिर धीरे धीरे कम होकर क्वार्टर 4 में 5.8 हो सकता है। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होगी। मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई डाउट है, इज़ देयर एनीथिंग एल्स, तो यू कैन फील फ्री एंड आस्क मी अ क्वेश्चन।
And please don't forget to share this lecture with other people. And I highly recommend you guys, अगर इस प्रकार की बातें आपको डराती हैं, राइट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस को देखना स्टार्ट कर दीजिए. हर रोज़ क्यूरियसली एजुकेशन पर इसका वीडियो आता है, 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, हर रोज़ देखेंगे तो कुछ हफ्तों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी. आपका इंटरेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा इस सब्जेक्ट को लेकर. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को यहाँ पर. एंड ट्रस्ट मी, कुछ महीनों के अंदर आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएगी. एंड आई कैन गारंटी यू कि कुछ महीनों के बाद आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, राइट, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू का जो बिजनेस लाइन आता है, ऐसे न्यूज़पेपर्स भी खुद पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. एंड एग्जामिनेशन की तो बात ही अलग है, आपको सारी चीज़ें, जनरली सारी चीज़ें इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई जो हैं वो इजीली समझ में आ जाएगी. सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस डिस्कशन. आई विल सी यू सून विद सम other interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Stay curious. Jai Hind.